गाइस मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। फिर से लौट आया हूँ पार्ट 3 लेकर। इससे पहले 2 वीडियो आ गई। फर्स्ट चैप्टर की क्लास 11th जियोग्राफी का दोस्त मैं पूरा सीरीज लेकर आ चुका हूँ। थोड़ी छोटी टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ दोस्तों मैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाकर। इससे क्या होगा, सीधे टॉपिक आगे खोपड़े में घुसेगा, आप सब कुछ याद रख पाओगे। चलिए तो आज के इस क्लास के अंदर हम जो कि हम इस वीडियो यानी कि इस फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 है, इस वीडियो के अंदर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। स्पेशली आज की क्लास में हम बात क्या करने वाले हैं आपको सबसे पहले ये बता दूं मैं। एंड जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है हम इसकी बात करेंगे। और टॉपिक हमारा क्या है, स्पेशली अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जियोग्राफी। भूगोल के अध्ययन की विधियां हैं, कुछ अप्रोच है जो हमें जियोग्राफी को स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। अब ये 2 विधि कौन सी है, 2 अप्रोच कौन सी है, हम इसकी स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। और फिजिकल जियोग्राफी के इंपॉर्टेंस क्या है ये हम बात करेंगे। देन चैप्टर फिनिश, ठीक है। अगर दोस्त चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना। सीएससी बोर्ड्स के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप सब जगह शेयर करो ताकि ऐसे पावरफुल वीडियोस मैं आपको दे पाऊँ। जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, सभी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। चलिए तो कर दे क्लास को स्टार्ट। हाँ, अभी यहाँ पे पॉइंट क्या है भाई, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जियोग्राफी। न्यू वीडियो है, न्यू सेशन के लिए ध्यान रखना आप सभी को। तो भूगोल के अध्ययन मतलब पढ़ने के लिए, भूगोल को समझने के लिए, जियोग्राफी को समझने के लिए मैं टॉपिक को दोस्तों ना इंग्लिश में समझाऊंगा ना हिंदी में समझाऊंगा, मैं टॉपिक को इंग्लिश में समझाऊंगा। किस में समझाऊंगा, इंग्लिश में समझाऊंगा। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन होगा ये। चलिए तो हम, ताकि किसी बच्चों को दिक्कत भी ना आए और टॉपिक आसानी से समझ में भी आ जाए। टॉपिक को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, भूगोल को समझने के लिए, जियोग्राफी को समझने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं, जो हम तरीका यानी कि अप्रोच, मेथड जो हम अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, उसी को हम यानी कि क्या कहते हैं, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ जियोग्राफी। अब वो अप्रोच कौन से हैं, उसको 2 अप्रोच में नाम से जाना जाता है। पहला है दोस्त क्रमबद्ध उपागम। उपागम मतलब होता है तरीका, दृष्टिकोण या मेथड या अप्रोच, दैट्स अप टू जो आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको सिस्टमैटिक अप्रोच। सेकंड है प्रादेशिक उपागम। उपागम मतलब मैंने आपको बता दिया दोस्तों, सिंपल तरीका होता है। क्या होता है, यानी कि तरीका। तो क्रमबद्ध तरीका और प्रादेशिक तरीका, ठीक है। जियोग्राफी को समझना, जियोग्राफी को पढ़ना है तो 2 ही तरीके से उसको समझा जा सकता है। पहला क्रमबद्ध सिस्टमैटिक वे में, दूसरा है प्रादेशिक रीजनल वे में, चीज़ों को बांट दो रीजनल वे में। चलिए तो ये 2 आपको पता चल गया कि जियोग्राफी के स्टडी करने के 2 अप्रोच है। अब हम इन दोनों को समझते हैं पहले है क्या, क्योंकि बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज जाते हैं, अरे जियोग्राफी कैसे स्टडी करना है। इनको देखिए मैडम जी को, एक हाथ में पृथ्वी ले रखा है, अर्थ ले रखा है, एक हाथ में कुछ है ही नहीं है, क्या ही नहीं ले रखी है जी। चलिए अभी आपको पहले टॉपिक समझाते हैं। अब पहले भी समझते हैं दोस्त, ये जो टॉपिक पूरा हमारा आपको दिख रहा है जियोग्राफी का, इसके अंदर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि ये जो अप्रोच है हमारा, ये अप्रोच स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि किस तरीके से स्पेशियल तरीके से, स्पेशल मतलब क्या होता है, स्थान है, स्थान प्लेस के बेस पे विन्यास मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फ़िगरेशन बटा हुआ है। अब दोस्त हम देखते हैं कभी तो ये हमारा जो पूरा अर्थ है वो मतलब कि कुछ पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट्स मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर ये सब कुछ अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ है, ये तो आप सब जानते हो। चलिए तो अब हम समझते हैं स्पेशली क्रमबद्ध उपागम। सबसे पहला यानी कि क्रमबद्ध सिस्टमैटिक अप्रोच, देन समझेंगे रीजनल अप्रोच। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, अच्छे से समझना। चलिए तो क्रमबद्ध उपागम सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, अगर आपको मैं अपने वर्ड्स में बताऊं इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जियोग्राफी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, पहले आप बताइए। पर्वत, पठार, नदियाँ, मरुस्थल, ये सब कुछ आ जाता है, चाहे जितने रिवर्स हो गए या ओशियन हो गए या हमारे दोस्तों हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, सब जितने हमारे जो वर्ल्ड सिस्टम ये सब कुछ है, अर्थ का पूरा सिस्टम, हम इनका स्टडी करते हैं। साथ ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ का स्टडी करते हैं, ये सब कुछ स्टडी करते हैं हम। तो एक स्पेसिफिक चीज़ का स्टडी करना सिस्टमेटिक वे से स्टडी यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच कहलाता है। सिंपल, मैंने भी क्या बताया आपको, इस पूरे अर्थ पर एक किसी भी यानी कि किसी भी फिजिकल एलिमेंट्स का एक वर्ड यूज करना है आप सभी को। इस पूरे अर्थ पर किसी भी एक फिजिकल एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, भौतिक तत्व का। भौतिक मतलब क्या हुआ, भौतिक का मतलब होता है तो जो भी आप सभी को इस अर्थ पे दिखता है, फिजिकल जिसको हम छू सकते हैं, चाहे वो प्लेटो यानी कि जैसे अगर वो पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, जंगल है, तमाम तरीके के सब कुछ, ये सब जो आ जाते हैं इसको हम बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी।
तो जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो उन्हीं पे एक स्टडी करना स्पेसिफिक चीज़ पे। अगर मान लो मैं करता हूँ अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है, मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं एक सहारा डेजर्ट से ही उसकी स्टडी कर रहा हूँ मैं, तो और भी तमाम उसकी तरह जो भी हैं सहारा डेजर्ट की तरह फिर मैं उसको उठाऊँगा। समझो मैं यहाँ पे कहने का चाह रहा हूँ। तो फिजिकल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी फिजिकल एलिमेंट यानी कि जो सिस्टमेटिक आपका जियोग्राफी है, इसके अंदर हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का स्टडी करते हैं। ये समझ में आ गया आप सभी को। अब मैं जब आपको यहाँ पे बताना स्टार्ट करूँगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले डेफिनेशन समझते हैं। विशिष्ट प्राकृतिक व मानवीय तथ्यों जो कि कुछ स्थानिक प्रतिरूप या संरचना बनाते हैं। प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले यहाँ देखें, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे गौर करते रहे, टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी कि विशिष्ट प्राकृतिक व मानवीय तथ्य, यानी कि दोस्त कुछ प्राकृतिक यानी कि नेचर ने कुछ ऐसा बनाया है जो बिल्कुल ही नेचर के द्वारा बनाया गया है, एंड कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगर हम इसको समझें तो स्पेसिफिक नेचुरल और ह्यूमन फिनोमिना that gives rise to the certain spatial patterns and structures on the earth surface is called systematic study। मतलब क्या हुआ इसका, पहले तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो कहने का मतलब है कि प्राकृतिक और मानवीय यानी कि नेचुरल और ह्यूमन फिनोमिना के द्वारा दोस्तों कुछ इस तरह के सर्टेन स्पेशल पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पेसिफिक रूप से सिस्टमेटिक वे में स्टडी करते हैं। जैसे जैसे समझते जाएंगे आपका क्लियर होता चला जाएगा। जब किसी एक भौतिक यानी कि अभी आपको पहले इनका नाम जान लो भाई, ये रिचर्ड हॉडसन है, ये दोस्त काफ़ी फेमस इस समय जियोग्राफर्स के रूप में, ये मॉडर्न जियोग्राफी के अंदर इनको बहुत पढ़ा जाता है। तो जब किसी एक भौगोलिक तत्व के बारे में विचार किया जाता है, जब किसी एक भौगोलिक तत्व यानी कि व्हेन कंसिडरिंग या स्टडी या हम कह सकते हैं दोस्तों रिसर्च कह लो आप, तो व्हेन कंसिडरिंग एनी वन जियोग्राफिकल एलिमेंट्स दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक अप्रोच। किसके द्वारा कहा गया ये रिचर्ड हॉडसन के द्वारा। दोस्त अगर आपने अपने डेफिनेशन के अंदर जब भी किसी भी जियोग्राफर्स की अगर आपने डेफिनेशन दे दी तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे, ये आपका ध्यान रखना है। एंड इसी वजह से जब हम इसमें स्पेसिफिक स्टडी करते हैं किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की, इसको प्रकरण विधि कहा जाता है। प्रकरण मतलब होता है कि टॉपिकल अप्रोच यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करना। मैंने क्या बताया आपको कि मैं किसी भी रीजन में किसी भी जगह का मैं पर्टिकुलर एक एरिया उठाऊंगा, फिजिकल एलिमेंट्स उठाऊंगा, उसकी स्टडी करूंगा, इसलिए इसको बोलते हैं टॉपिकल अप्रोच यानी कि टॉपिक किसी भी टॉपिक पे। और कुछ जियोग्राफर्स इसको सामान्य भूगोल यानी कि जनरल जियोग्राफी के नाम से भी बोलते हैं, किसको सिस्टमैटिक अप्रोच को। इस वजह से क्योंकि इसका मेन जो मकसद है वो है समस्त यथार्थता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मेन जो मकसद है वो टोटल रियलिटी है। रियलिटी मतलब कि फिजिकल यानी कि जो सिस्टमैटिक आपका अप्रोच है वो चीज़ों को, जो फैक्ट्स है, जो लॉजिक है, जो प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है पूरी अर्थ के ऊपर, उसको जानता है, पहचानता है और वो हम सबको बताता है। समझ आ गया आप सभी को, फैक्ट्स की बात करता है, इसलिए इसको सिस्टमैटिक कहते हैं। दोस्त इसको 4 टाइप्स में यानी कि इसको 4 टाइप्स में डिवाइड यानी कि कह लो इसके 4 ब्रांचेस हैं। एक फिजिकल जियोग्राफी जिसके अंदर फिजिकल जियोग्राफी की बात की जाती है, जो भी इस सरफेस के ऊपर जो भी चीज़ है उन सबको फिजिकल जियोग्राफी के अंदर बताया जाता है। एंड बायो जियोग्राफी, जैव जियोग्राफी यानी कि जैव जीव, सारे जीव जंतु, एनिमल्स, हम इंसान सब आ जाते हैं, इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी एंड क्या आ जाता है इसमें जियोग्राफिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स। इस तरीके से इसको हिंदी में देख सकते हो भौतिक भूगोल, जैव भौतिक मतलब जो पृथ्वी पे धरातल पे जो भी चीज़ है वो हो गया, जैव जीव जंतु एंड जीव जंतु मतलब हम सब एनिमल जानवर सब कुछ आ जाते हैं इसमें, पर्यावरण भूगोल एंड मानव भूगोल और भौगोलिक विधियाँ और तकनीक ये आ जाती है इसके अंदर। एंड इस तरीके से इसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ों में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सिस्टमैटिक जो अप्रोच है इसके अंदर हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ जो कि धरातल पे आपको दिख रहा है, चाहे वो एयर हो या वाटर हो या लैंड हो या लाइफ हो, इन सब की स्टडी करना। अगर और हम जाते हैं दोस्तों वर्ल्ड सिस्टम का यानी कि जो हमारा अर्थ सिस्टम है, जैसे कि बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड जियोस्फीयर एंड दोस्तों एटमॉस्फेयर, किसी भी स्पेसिफिक एक चीज़ के ऊपर स्टडी करना अप्रोच के रूप में यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाता है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे। तो इसके अंदर यानी कि सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर जो हमारे अर्थ के सिस्टम है, पहली चीज़ जो हमारे अर्थ के सिस्टम है बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इनका स्टडी किया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है। पहले पॉइंट में आपको ये बताना है। दूसरी बात दोस्तों क्या है, आपको यहाँ पे हिंदी में मैंने बता दिया है
क्या क्या इसके बारे में, यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, स्थलमंडल पृथ्वी का ठोस भाग है, सॉलिड पार्ट है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ एवं जितने भी प्राकृतिक परिदृश्य हैं इनका अध्ययन किया जाता है। एंड वायुमंडल के अंदर गैस, यानी कि जो हमारे पृथ्वी के साथ चारों तरफ से ढके हुए घेरे हुए हैं, वायुमंडल में उसका अध्ययन किया जाता है। एंड जलमंडल के अंदर हमारे पृथ्वी पे जो भी जलीय भाग हैं, चाहे समुद्र, नदी, महासागर, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बात यहाँ पे किसकी की जाती है, फर्स्ट चीज़ यानी कि जो हमारे अर्थ सिस्टम है उनका स्टडी किया जाता है सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर। क्लियर दोस्त, इसलिए इसको वेरियस काइंड, अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि तमाम पूरे, अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखो अर्थ के ऊपर है ना, अब हम मैप में देखें तो पूरे ही अर्थ पे कहीं पे आपको फॉरेस्ट दिखेगा, कहीं पे ग्रासलैंड, कहीं पे जंगल है तो कहीं पे घास है, कहीं पे फ्लोरा है तो दोस्तों कहीं पे फुन्ना है ना। यानी कि अलग अलग यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सभी जगह पे दोस्तों अलग अलग चीज़ पाए, जैसे कि विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, घास पाया जाता है, वनस्पति पाया जाती है, जीवों के वितरण यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जीव कैसे होते हैं, अब वो जीव चाहे एनिमल्स आपको दिख रहे हैं ना, जैसे कि अब कुछ जीव जैसे कि इंडिया में है तो कुछ जीव अफ्रीका में पाया जाता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ नॉर्थ अमेरिका में हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, एशिया में कुछ पाया जाता है। तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जीव पाए जाते हैं। तो इन सब का स्टडी किया जाता है सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर, क्रमबद्ध उपागम के अंदर। ठीक है, एंड इसका भी स्टडी किया जाता है इसके अंदर, किसका स्टडी, कि प्रकृति संबंधों और जैविक पर्यावरण की गुणवत्ता और इसके मानवीय कल्याण, इट मीन्स क्वालिटी ऑफ लिविंग एनवायरनमेंट। हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह की एनवायरनमेंट की क्वालिटी कैसी है, एंड इसकी बात की जाती है कि ह्यूमन जो वेलफेयर है वो किस चीज़ से मतलब कि हो सकता है, मेन जो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके मानव कल्याण के, इसकी भी स्टडी की जाती है सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर। साथ ही इसकी भी स्टडी की जाती है कि किसी भी स्थान पर संस्कृति कैसी है, संस्कृति मतलब कल्चर कैसा है, किसी भी प्लेस पे, स्पेसिफिक प्लेस पे वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। ठीक है, एंड वहाँ की डायनेमिक्स पॉपुलेशन है, यानी कि जो डायनेमिक्स ऑफ सोशल, जैसे कि देखते नहीं कि कभी कभार क्या होता है दोस्त कि आज से हमारे जो पहले की कल्चर है, ये सोसाइटी में जो कस्टम्स या ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, कुछ परंपराएं चले आ रही है, वो आज चेंज होते चली जाती है। तो इसका भी स्टडी किया जाता है जियोग्राफी के अंदर, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होता है। हाँ, तो डायनेमिक्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पेस, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की गतिशीलता मतलब होता है टाइम टू टाइम चेंज होते रहना। ठीक है दोस्त, तो कल्चर में हम यहाँ पे आ जाते हैं, पॉपुलेशन में यहाँ पे आ जाते हैं, अलग तरह की पॉपुलेशन होती है। एंड इस तरह के दोस्तों अर्थ पे इंसानों के साथ जो जुड़ाव है इसका भी स्टडी किया जाता है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अर्थ है या दोस्त जहाँ पे जिस जगह पे इंसान रह रहा है वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए ह्यूमन का भी स्टडी किया जाता है। ठीक है, साथ ही इस चीज़ का भी स्टडी किया जाता है कि कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है, मानचित्र कला एंड भौगोलिक सूचना तंत्र जिसको हम GIS कहते हैं, एंड भूमंडलीय सूचना तंत्र जिसको हम GPS कहते हैं। इन सब के बारे में हम सिस्टमैटिक अप्रोच में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों मैंने पॉइंट आपको बताया ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, मैंने सारे पॉइंट आपको सेक्वेंस में बताया ताकि आपको याद भी रहे, और पिक्चर्स में बताया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया, शुरू से जरा हम देखें तो यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में हमने ये देखा कि विशिष्ट यानी कि कोई स्पेसिफिक नेचुरल और ह्यूमन फिनोमेना का हम स्टडी करते हैं। ये हमने इसके अंदर देखा। ठीक है, पहले चीज़ तो हमने ये देख ली। एंड जब किसी एक भौगोलिक तत्व के बारे में पढ़ते हैं हम, कोई भी फिजिकल यानी कि जियोग्राफिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ये दोस्तों किसने कहा, रिचर्ड हॉडसन ने कहा है ये। एंड इसलिए इसको टॉपिकल अप्रोच भी कहा जाता है कि पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी करना। एंड कुछ जियोग्राफर्स ने इसको जनरल जियोग्राफी भी कहा है। एंड टोटल रियलिटी इसका मकसद होता है, इसका मकसद क्या होता है, रियलिटी जानना कि उस जगह पे ऐसा है तो ऐसा क्यों है, रियलिटी जानना। ठीक है, इसलिए इसको 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, ये आपको भी बता दिया है क्योंकि इन सबको इसमें कवर किया जाता है। ये हो गया हमारा, ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है। सिस्टमैटिक वे में सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि सिस्टमैटिक जो हमारा अप्रोच है इसके अंदर हम बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर एंड क्या एटमॉस्फेयर है, इनका स्टडी करते हैं। हिंदी में आपको यहाँ बता दिया, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पहला पॉइंट हमारा ये है। सेकंड पॉइंट दोस्तों जो है हमारा वो क्या है कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग एरिया में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड यानी कि अलग अलग फ्लोरा एंड फुन्ना मिलते हैं हमें, यानी कि दोस्त सिंपल वन मिलते हैं अलग अलग,
घास अलग मिलते हैं, वनस्पति अलग मिलते हैं, जीव जंतु अलग अलग पाए जाते हैं। तो इन सब का भी स्टडी सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर यानी क्रमबद्ध उपागम में ही किया जाता है। साथ ही इसका भी स्टडी किया जाता है कि अलग अलग जगह पे लिविंग जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो जैविक पर्यावरण है वो किस तरीके का पाया जाता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसी है, एंड मानव के कल्याण के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, उस जगह के इन्वायरमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है किस पे, ह्यूमन वेलफेयर पे। और इसका भी स्टडी किया जाता है कि किसी स्थान की संस्कृति, जनसंख्या और वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक गतिशीलता यानी कि उस जगह पे किस तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस आते हैं। तो इन सब के एस्पेक्ट्स को भी स्टडी किया जाता है क्रमबद्ध अध्ययन यानी सिस्टमैटिक किसके अंदर, अप्रोच के अंदर। तो ये दोस्तों हमारा था सिस्टमैटिक अप्रोच। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किन किन चीज़ों का स्टडी किया जाता है सिस्टमैटिक अप्रोच में। अब हम बात करेंगे, ये भी हमारा होगा दोस्तों कि GIS और GPS की बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, सिस्टमैटिक अप्रोच में। चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रादेशिक विधि। ठीक है, पहला तो हमारा सिस्टमैटिक विधि है जिसमें हम अपने धरातल पे जो भी सरफेस पे जो भी हमें दिख रहा है, पूरे सरफेस पे हम उसकी स्टडी कर रहे थे। अब हम समझते हैं कि रीजन है ना, अप्रोच का मतलब क्या हुआ। प्रादेशिक वर्ड से समझो, प्रादेशिक, प्रादेश, प्रदेश, प्रदेश, छोटे छोटे प्रदेश, यानी कि जब पूरे ही अर्थ को एक पूरे बड़े हिस्से में स्टडी ना करके छोटे छोटे प्रदेश में, रीजन्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे रीजन में डिवाइड कर दो, और वहाँ पे ऐसा देखो कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और सबको एक साथ स्टडी करो। इसी को कहा जाता है रीजनल अप्रोच, प्रादेशिक विधि। समझ में आ गया सभी को? डायरेक्टली आपके खोपड़े में डालूंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, चलिए तो छोटे छोटे प्रदेशों में यानी कि रीजन में बना के हम स्टडी करते हैं, इसलिए इसको नेचुरल रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल रीजन कहा जाता है, जिसको हमने छोटे छोटे प्रदेश में डिवाइड किया है। अभी आगे समझते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। स्पेशली भौगोलिक दिशाएं, यानी कि अभी हमने देखा कि जो सिस्टमैटिक अप्रोच है यानी कि जो क्रमबद्ध अध्ययन है, उसके अंदर हम फिजिकल जो हमारे एलिमेंट्स हैं, पर्वत, पठार, नदियां, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सब का स्टडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इन सब का स्टडी। तो इसके अंदर फिजिकल जो एलिमेंट्स है, जब भौतिक या भौगोलिक रूप से जो भी तत्व पाए जाते हैं, उनका स्टडी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उस तरीके से हम उसका समझते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम प्रादेशिक दिशाएं की बात करते हैं, यानी कि जो सिंपल जब हम प्रादेशिक विधि की बात करते हैं, जब हम पूरे हमने पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, यूं करके बांटा है, यूं करके, तो इसका मेन जो मकसद है वो फिजिकल एलिमेंट्स का स्टडी नहीं करना। जो हमारा रीजनल अप्रोच है, इसके अंदर दोस्तों जो मेन मकसद है इसका, वो है फाइंड आउट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, भौगोलिक सीमाओं का पता लगाना। जो रीजनल अप्रोच यानी कि जो प्रादेशिक जो उपागम है, इसका मेन मकसद है बाउंड्रीज का पता लगाना कि एक कोई भी कंट्री है उसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है। ये मेनली बाउंड्रीज का पता लगाता है कि एक कंट्री की बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है। इसलिए ये जो पूरा है, यानी कि जो जो बाउंड्रीज पता चल गई, उसको एक प्रदेश कहा दिया गया, एक प्रादेशिक खंड कह दिया गया। इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल रीजन कहते हैं, नेचुरल रीजन कहा जाता है, नेचुरल रीजन कहा जाता है। जिन जिनको हमने छोटे छोटे में बांट दिया, जैसे कि जिसकी सिवाय दिख रही है हमें, इन सबको बाउंड्रीज में डिवाइड कर देना है, जिसको हमने क्या किया, यानी कि इस तरीके से नापना। देखो किससे नाप रहे हैं, नहीं बोर्ड है ना, इसकी बाउंड्रीज के बारे में बताना, अलग पूरे एरिया जैसे कि अलग अलग पाया जाता है हमें, है ना। तो जो जो दोस्त हमने यहाँ पे छोटे छोटे डिवाइड किए हैं, इसको हम प्राकृतिक खंड यानी कि नेचुरल रीजन्स के नाम से जानते हैं। क्योंकि दोस्त अगर आप देखोगे तो पूरी अर्थ के ऊपर एरियल डिफरेंशिएशंस पाया जाता है। एरियल डिफरेंशिएशंस का मतलब होता है कि सभी जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेयर, जंगल, पहाड़, नदियाँ, पानी, जानवर, पेड़ पौधे, वनस्पति, सब कुछ अलग अलग पाया जाता है। देखो यहाँ पे कुछ हो रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हो होगा, यहाँ पे कुछ हो रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे गर्मी है तो यहाँ पे ठंडी, यहाँ पे बारिश आ रही है तो यहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, यहाँ पे ठंडा है तो यहाँ पे, तो सब जगह अलग अलग आपको मिलेगा। यहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा है तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ठंडा इलाका है तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ा हुआ है, ऐसा होता है ना। सब पूरे अर्थ के ऊपर कहीं पे रात हो रहा है तो कहीं पे दिन हो रहा है, ऐसा भी तो है। तो पूरे ही अर्थ के ऊपर देखते हैं हम तो अलग अलग यानी कि एरियल डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी कि स्थानिक भिन्नता, स्थानिक यानी कि स्थान, भिन्नता मतलब अलग अलग स्थान पाए जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे एक चीज़ जो है उसी की तरह और भी इलाकों में सेम पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप सभी को, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों नॉर्थ अफ्रीका में एक
आपके सहारा डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट? ये देखो दोस्तों यहाँ पे ये रहा, ये पूरा सहारा डेजर्ट है, ठीक, नाइजीरिया के दोस्तों पास है, ये रहा, ये बगल में है ना सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये सहारा मरुस्थल जो है, जो कि कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका में है। सेम इसी की तरह, यानी कि सहारा मरुस्थल की तरह, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सहारा मरुस्थल है, काफ़ी बड़ा सहारा मरुस्थल, आपको ये पता है यार, है ना। तो इसी की तरह दक्षिण अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल, मरुस्थल मतलब डेजर्ट, ठीक है। अरब के मरुस्थल, थार के मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल यहाँ पे भी पाया जाता है। समझे मैंने क्या बताया? अभी फिर से बताता हूँ आप सभी को। जिस तरीके से नॉर्थ अफ्रीका के अंदर सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा मरुस्थल पाया जाता है, सेम इसी तरीके का यानी कि हजारों किलोमीटर दूर कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल भी पाया जाता है, जो कि सेम सहारा डेजर्ट की तरह दिखता है। और इसी तरह सेम दक्षिण अमेरिका का आटाकामा मरुस्थल, अरब के मरुस्थल, थार के मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में कुछ ऐसे मरुस्थल हैं जो कि सहारा मरुस्थल के ही तरह सेम दिखते हैं। और इस तरीके से जो भी सेम आपको ये दिख रहे हैं, इनको प्राकृतिक खंड का नाम दिया जाता है। इन सभी को प्राकृतिक खंड, नेचुरल रीजन्स का नाम दिया जाता है। और जो भी सेम दिख रहे हैं, यानी कि इसके साथ सहारा मरुस्थल, ये रहा सहारा मरुस्थल, और इसके जैसे सेम जितने भी रीजन्स दिख रहे हैं आप सभी को, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, इन सब को एक ही रीजन मानकर, यानी कि एक अलग अलग मानकर, जैसा आपको दिख रहा है, इनका स्टडी करना प्रादेशिक विधि कहलाता है, रीजनल अप्रोच कहलाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था सेम, समझ के आप सभी को फिर से एग्जाम्पल दूँ, सीधे आपको समझ में आना चाहिए। जैसा कि सहारा मरुस्थल है, इसी की तरह सेम इनमें भी पाया जाता है, इन कंट्रीज में भी पाया जाता है, यानी कि इन जगह पे भी पाया जाता है। तो जब सेम पाया जाता है तो सेम को एक जगह पे इकट्ठा, यानी कि जब सहारा मरुस्थल अफ्रीका में भी है, उत्तर अफ्रीका के अंदर, तो उसी की तरह दक्षिण अफ्रीका में पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे पाया, तो सभी को एक जैसा ही मानकर उनका स्टडी करना, एक रीजन मान लेना और उनके बारे में पता लगाना, स्टडी करना, अच्छे से समझना, समझाना, इसी को हम प्रादेशिक क्या कहते हैं? प्रादेशिक विधि, रीजनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? रीजनल अप्रोच के नाम से जाना जाता है। अगर सेम हम भारत में अगर ये थोड़ा इम्प्लीमेंट करें इसको हम, तो मान लो पूरा भारत, अगर पूरा भारत को ना लेकर, ये पूरा भारत है, अब पूरे भारत को ना लेकर एक स्पेसिफिक हम एरिया लेते हैं, जैसे हम गंगा का मैदान, गंगेटिक प्लेन, हम गंगा का मैदान लेते हैं, तो गंगा का मैदान जैसा कि आपको दिख रहा है, वैसे ही दोस्त और भी कुछ इलाका ले, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार हो गया, छोटा नागपुर का प्लेट्यू हो गया, है ना, असम की घाटी होगी, वैली ऑफ असम हो गई, इन सभी का एक छोटा छोटा मतलब इनको हमने रीजन में डिवाइड कर दिया। किसमें? रीजन्स में डिवाइड कर दिया, एक रीजन, दो रीजन, ठीक है। एंड इन सबका वो यानी पूरा गंगा का ये हो गया हमारा, ठीक। एंड दूसरा असम की वैली होगी हमारी। इन सभी को एक मान के जब हम सबको एक एक स्पेसिफिक चीज़ में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रादेशिक विधि, रीजनल अप्रोच। फिर से एग्जांपल दो आप सभी को, यानी कि अभी आपको बताया मैंने कि हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया के अंदर, हमने गंगा का मैदान ले लिया, गंगा का मैदान ये रहा, पूरा गंगा का मैदान ले लिया, एक रीजन हमारा। हमने दूसरा रीजन लिया छोटा नागपुर का पठार, दूसरा रीजन हमने ये ले लिया अपना। तीसरा रीजन ले लिया हमने असम की वैली, है ना, वैली ऑफ असम, असम की वैली। तीसरा रीजन हमारा असम की वैली है। तो इन तीनों को हमने एक माना, और इन तीनों जगह पर क्या एटमॉस्फेयर है, कैसी यहाँ के पेड़ पौधे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे जंगल झाड़ी कैसी हैं, यहाँ पे पानी का सोर्स कैसा है, यहाँ पे लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है, इन सब के बारे में स्टडी करना, इन तीनों को एक मानकर, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा प्रादेशिक विधि कहलाता है, रीजनल अप्रोच कहलाता है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माई फीलिंग, जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है किसकी? रिचर्ड हॉडसन की। ये क्या कहते हैं दोस्तों? हॉडसन, रीजनल जियोग्राफी इज लिटरली व्हाट इट्स टाइटल एक्सप्रेस। इसका जो टाइटल कहता है, क्या कहता है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ बाय पोर्शंस ऑफ इट्स सरफेस, है पोर्शंस, किसी भी स्पेसिफिक पोर्शंस का स्टडी करना जो कि सरफेस पे पाया जाता है। ये देखो, ये भी सरफेस पे ही है, जंगल झाड़ी पहाड़ पे रहे तो सरफेस पे ही है, ये भी तो सरफेस पे ही है भाई। तो सिंपल इन सबका स्टडी किया जाना। क्लियर है? तो समझ में आया आप सभी को? तो इस तरीके से अब एक लास्ट टॉपिक हमारे पास, वो है फिजिकल जियोग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जैसे भौतिक भूगोल और इसका महत्व। भौतिक भूगोल का मतलब हम समझ चुके हैं, क्या है? फिजिकल जियोग्राफी।
फिजिकल जियोग्राफी, जिसको हम फिजिकल रूप से छू सकते हैं, हम अपने शरीर को छू सकते हैं तो छू सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ दोस्त, इसका इंपॉर्टेंट क्या है। अब मान लो कि मेरे को जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह की मेरे को जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं उस जगह से मैं ज़्यादा बेनिफिट ले नहीं पाऊँगा और मेरे को भी खतरा होगा इससे। इसलिए दोस्त आइसलैंड, क्लिफ, सी फ्रंट, लेक, प्लेटू, माने कि अलग अलग जंगल, झाड़ी, पहाड़, रिवर, पहाड़, जितने भी अलग अलग माउंटेन का एरिया हो, ग्लेशियर हो गया, इन सब के बारे में जानकारी लेना। और इन सब का इम्पोर्टेंस इस तरीके से है, क्योंकि ये हमारे दोस्तों लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। क्यों? फिजिकल जियोग्राफी का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम इससे प्रभावित होते हैं, इन सब चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं जो भी आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और ये हमें भी प्रभावित करते हैं, हम भी इनसे अफेक्टेड है और ये हमें भी अफेक्टेड, ये हमसे यानी कि ये हमें भी अफेक्ट करते हैं। समझ में आप सभी को? तो आज अगर हम फिजिकल जियोग्राफी की जो नॉलेज नहीं रखते, जानकारी दोस्तों हमारे पास नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों समझ लो कि एक तरीके से हम अपने मतलब कि इस इन्वायरमेंट को समझ नहीं पाएंगे। और अगर नहीं समझ पाए, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, इसलिए हमें अपने अच्छे से जानकारी के लिए दोस्तों हमें मतलब कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सबकी जानकारी हमें होनी चाहिए। साथ ही इस समय दोस्त अगर हम सब चीज़ों को अच्छे सिस्टमेटिक वे से करते चलेंगे तो ये धरती भी चलती रहेगी। अगर हमने इस चीज़ को नहीं समझा, क्योंकि आज दोस्तों सब जगह पे जैसे कि हम पहले क्या करते थे, हम पहले प्रकृति से या नेचर से उतना ही रिसोर्स लेते थे जितना हमें एक समय नीड है। लेकिन आज क्या हो चुका है, हम प्रकृति से या नेचर से इतना रिसोर्सेज ले रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन आज बहुत तेज़ी से इंक्रीज होते जा रही है। दोस्त आज के एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया में पर डे एक दिन में 70,000 बच्चों का जन्म हो रहा है, 70,000 का। लेकिन आप बताओ क्या 70,000 की डेथ हो रही है? नहीं हो रही। क्या 70,000 को जॉब मिल रहा है पर डे? नहीं। तो इस कंडीशन में दिक्कत तो होगा ही। इसलिए दोस्तों आज बात आ चुकी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में टिकाऊ विकास या सतत विकास के नाम से जाना जाता है। पॉलिटिकल साइंस से पढ़ोगे इसके बारे में, आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर्स के अंदर। सतत विकास का मतलब होता है कि आज इस तरीके से विकास करो ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, जो जनरेशन है, उनके लिए भी बचा जाए। समझे? सिंपल डेफिनेशन। विकास का तरीका ऐसा हो ताकि हम भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और आने वाली हमारे पीढ़ियों को, जनरेशन को ध्यान में रख कर करें। ऐसा नहीं ख़त्म कर दे हम घूमे बाइक पे और हमारे बच्चे घूमे साइकिलों पे। समझे? पेट्रोल खत्म हो गया तो कहाँ से झक मार के लाओगे? समझ आ गया आप सभी को? चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से आपका आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और इस चैप्टर में दोस्तों फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि तीनों पार्ट्स देखना चैप्टर के, तभी समझ में आएगा आप सभी को। तीनों वीडियोस देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट के क्लिक करना, तीनों वीडियो आ जाएगी। इससे पहले दोस्तों मैंने पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एंड इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सब कुछ समझा रखा हूँ। सपोर्ट की जरूरत है बस। अगर आप सब दोस्तों सपोर्ट करोगे तो ऐसे वीडियोस तो मैं धमाकेदार लेकर आऊँगा। साथ ही दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस चैप्टर का जो नोट्स है मैंने आपको वो भी दे दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट डाउनलोड कर लो। क्रमबद्ध और उपागम यानी कि सिस्टमैटिक वे से स्टडी करना फिजिकल जियोग्राफी का, जो भी पर्वत, पठान, नदियाँ ये सब आ रहा है, ठीक है। एंड प्रादेशिक उपागम में क्या होता है, पूरे एरिया को छोटे छोटे रीजन में डिवाइड करना और इस तरीके से इस रीजन में जो पाया जाता है वही सेम चीज़ जब दूसरे रीजन में पाया जा रहा हो तो उन सभी की सिमिलरिटीज़ यानी कि उन सभी को एक मानकर उन सब में क्या क्या है ऐसा उनकी स्टडी करना, ठीक है। तो क्रमबद्ध और प्रादेशिक, सिस्टमैटिक, ओरिजिनल खत्म होता हमारा टॉपिक में। अगर कोई सा भी आपको डाउट हो तो बिना किसी हेजिटेशन के नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मेरा ये डाउट है, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, पुराना हो तो बेल आइकन ऑन करना। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाला हूँ ताकि इसका बेनिफिट आपको मिले, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, सबका बेनिफिट होने वाला इस चैनल से। प्यार बनाए रखना, सभी सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं आप सभी के। सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सभी दोस्तों पे शेयर करो, क्योंकि एक वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इस मेहनत को सफल बनाओ मेरे साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।